खासतौर से साउथ कर्नाटका, जिसमें बैंगलोर को छोड़ दो तो हासन, मांड्या, मैसूर के जो रीजन्स हैं, चामराजनगर, ये जेडीएस के सारे गढ़ रहे हैं। मांड्या तो खैर पूरा ही गढ़ है, साथ में 7 सीटें विधानसभा की जेडीएस के पास हैं। हासन में 7 में 6 हैं, मैसूर में 11 में से 5 हैं। यहीं पर भारतीय जनता पार्टी सेंध लगाना चाहती है और यहीं से नंदनी वर्सेस अमूल भी स्टार्ट होता है। और यहीं पर अमित शाह ने वो स्टेटमेंट भी दिए थे कि अमूल नंदनी को टेक ओवर करेगा या उसका कंट्रोलिंग अथॉरिटी लेगा, बट धीरे धीरे वो स्प्रेड होता हुआ काफी हद तक पूरे कर्नाटक में फैल गया। ये डेस्परेशन है क्योंकि साउथ में बीजेपी का जो सीटें हैं, ऑलमोस्ट जो क्या कहते हैं अप्रोक्सीमेटली 83-84 सीटें हैं, उनमें से बीजेपी के पास 83-84 में से 10-12 सीटें भी नहीं है, 15 सीटें भी नहीं है। तो बहुत कमजोर स्थिति है पूरे के पूरे साउथ के अंदर, बैंगलोर मेट्रोपॉलिटन रीजन प्लस ये साउथ जो मैसूर का जो सारा रीजन पड़ता है। यहाँ पे जो डेस्पिरेशन है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का स्प्रेड इवन नहीं है, इसलिए वो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं और ताकि कुछ सीटें यहाँ पर आए। शायद वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बॉम्बे कर्नाटका और सेंट्रल कर्नाटका, जो कि शिवमोगा दावनगिरी है, जो उनके गढ़ हैं, वहां पे शायद सब्सटेंशियल लॉसेस उनको हो सकते हैं लिंगायत के विशेष रूप से खिलाफ जाने से या उतना समर्थन ना मिलने से। प्रसाद जी। दिनेश जी, जो आपने अभी जो प्रांत बताया, उस प्रांत में एक तरह से इसको वो कलिंगा बेल्ट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जनता दल सेक्युलर का गढ़ माना गया और यहीं से जनता दल सेक्युलर की काफी सीटें निकल के आती। मेरे ख्याल से इस रीजन में करीब 60-68 सीटें हैं, जो कि या 63 सीटें जो कि निर्णायक होती हैं। खासकर जेडीएस को हमेशा यहाँ से जो बढ़त मिली 55 सीटें हैं और बैंगलोर का 28 तो मिला के 28 है। वही मैंने अमूमन बोला कि बैंगलोर का अलग कर दें तो इस तरह के है, ठीक है जी। तो उसमें जनता दल सेक्युलर 20-30 सीट लेके अपने आप को, इसे हम कहते हैं किंग मेकर के रूप ले लेती है और उसमें उभर के आती है। इसमें एक बड़ी विशेष बात है, इस बार ध्यान दें, अगर आप राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो इस इलाके से ज्यादा गुजरी थी। तो उस वक्त तो ऐसा माने कि भाई हम कांग्रेस भी राजनीतिक पार्टी है, तो उन्होंने भी अपने हिसाब से राजनीति की बिसात बिछाने की कोशिश की कि वो उस बेल्ट से निकले जहां पे सबसे ज्यादा इनका वो है गढ़, वो कलिंगा का और जेडीएस का। तो कहीं ना कहीं जेडीएस को सीधी सीधी चुनौती देने में कांग्रेस उतरेगी यहाँ पे। और जैसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी के तो स्टेक्स तो वैसे ही बहुत हाई हैं, और नए प्रांत में अगर उनकी सीटें निकलती हैं ज्यादा पहले के बतौर, तो वो एक प्लस फैक्टर होता है। और यही वजह मैंने कहा कि ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, जो सब कास्ट है, वो कैलकुलेशंस में भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ महीनों से ज्यादा सक्रिय है, ऐसा लोगों का, वहां लोकल लोगों का मानना है जी। एक जो इनको डर लग रहा है इस समय, जो थोड़ा बहुत होड़ था इनका हैदराबाद कर्नाटक में, हालांकि वहां पे कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी है, जहां पर रायचूर के अंदर कांग्रेस की 2 सीटें थी, बीजेपी की भी 2 थी, यादगीर में एक कांग्रेस थी और 2 शायद बीजेपी थी, गुलबर्गा में 4 बीजेपी थी, 5 कांग्रेस थी, बिदार में 1 बीजेपी थी, 4 कांग्रेस थी। तो यहां पर भी बीजेपी की स्थिति थोड़ी सी वीक लग रही है। तो अपने गढ़ के अंदर कहीं ना कहीं सेंट्रल कर्नाटका हो या बॉम्बे कर्नाटका हो या कोस्टल कर्नाटका अभी भी मजबूत है उनका, मैं समझता हूँ। जो नॉर्थ कैनरा, साउथ कैनरा, जो उडीपी है, उसको छोड़ दे तो बाकी जगह उनका जो एक तरह से होल्ड है थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आ रहा है। और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की जो अपनी उनकी अंदरूनी पॉलिटिक्स है वही जिम्मेदार है, वो उसके लिए किसी और को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। प्रसाद जी। ये स्पष्ट है, जैसे मैंने कहा पिछले साल भर से ये कोशिश रही है। और आपको याद होगा कि चुनाव से पहले, करीब 1 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, एक हवा चली थी, एक हवा नहीं कही, एक कुछ रिपोर्ट्स इस तरह से उभर के आई कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी बोम्मई साहब को बदल दे। आपको याद होगा, क्योंकि जो उनका प्रयास था बोम्मई जी को बिठा के लिंगायत नेताओं को अपने साथ जोड़ना, जो उनके जो शीर्षस्थ नेता है लिंगायत के, येदियुरप्पा साहब को थोड़ा दरकिनार किया, फिर उनको वापस लेके आए, एक तरह से उनको प्राथमिकता दी। बोम्मई के ऊपर बहुत ज्यादा स्वर नहीं है, तो वो अपने वीकनेसेस को पहचान कर भारतीय जनता पार्टी पिछले 1 साल से स्ट्रेटेजाइज कर रही है। और करीब 6-8 महीने पहले बोम्मई साहब के समर्थन में खुद येदियुरप्पा बोले कि नहीं, ये रहेंगे मुख्यमंत्री चुनाव तक।
तो ये एक भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी समस्या है, उनको समझ आ रहा था। और जैसे आपने बात की गुजरात मॉडल की, 60 नए चेहरे दिए, लेकिन 60 नए चेहरे के बाद तो करीब 30-40 तो उनके रेबल्स खड़े हो गए। जो हिमाचल में स्थिति आई थी, हालांकि हिमाचल छोटा राज्य है, वहां पे भी इसी तरह की स्थिति आई थी। और जैसे आपने ईश्वरप्पा साहब की बात की, प्रधानमंत्री मोदी जी का उनके पास फोन गया, उनकी तरफ से जो प्रतिक्रिया थी बहुत अच्छी थी। उन्होंने कहा मैं पार्टी के लिए काम करूंगा, निकल के आऊंगा, वगैरह वगैरह। लोगों ने उसकी तुलना की हिमाचल में, जब प्रधानमंत्री मोदी का कृपाल परमार के गया, वो उन्होंने अपना अलग रवैया रखा। तो ये सिमिलैरिटीज अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने कहा शुरुआत में, सबसे फायदा है कि उनके पास एक बहुत जबरदस्त इलेक्शन मशीनरी है जो कि बूथ लेवल तक मैनेज करती है, जिसके बाद सबको पता है, वो पन्ना पन्ना प्रमुख कहते हैं कि भाई एक पन्ने में जो है जितने वोटर हैं उस पे फोकस करते हैं, टारगेट करती है भाई इसमें अपने जो समर्थक है इनको बाहर निकाल के लाएं, और जो फेंस सीटर्स हैं उनको कैसे कोशिश करें। ये तमाम सारी एक माइक्रो टारगेटिंग करके काम करते हैं। एक ये बहुत बड़ा पिछले 10 साल से देख ही रहे हैं अलग अलग राज्यों में, उसके परिणाम कई जगह अच्छे आए। लेकिन मेरा फिर से वही मानना है कि कर्नाटक ऐसा राज्य है, भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं चाहेगी कि वो बैकफुट पे दिखे। और गृह मंत्री के रोड शो या कैंसिल हो गया बारिश के वाले, लेकिन कुछ और कार्यक्रम आज कह रहे हैं। और उसके बाद जो है प्रधानमंत्री मोदी का महीने के आखिरी से दौरा शुरू होगा, तो कह रहे हैं कि काफी धुआंधार रखेंगे क्योंकि वक्त कम है उनके पास और उनकी जिस तरह की पकड़ है। तो मेरे ख्याल से यही फैक्टर्स हैं कुछ जो भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी कि अपने स्ट्रेंथ्स पे वो जाके फ्रंट फुट पे खेले। एक आखिरी सवाल, आप अभी कर्नाटक से होके आए हैं, एक फील फैक्टर होता है, परसेप्शन बनता है, लोग क्या सोचते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या कर्नाटक एक परिवर्तन के लिए तैयार है? दिनेश जी, मैं एक आपको कहूंगा, राजनीतिक मैंने कई सारे चुनाव किए हैं, लेकिन पिछले 10 साल से मेरा अनुभव काफी बदल गया है। अब जब हम निकलते हैं चुनाव के लिए, बात करने के लिए निकलते थे, तो एक मूड सेंस करते थे लोगों से बात करके। जाहिर सी बात है कि आप जैसे आप बॉम्बे में रहते तो मैं आपसे बात करूंगा इस तरह के। अब लोग बहुत सचेत हो गए, वो अपनी मनवी की बात बताते नहीं है। तो एक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ जी सुनने में आ रहा है, लोग कह रहे हैं। मैं आपको एक किस्सा बनाता हूँ, आज से 10-12 साल पुरानी बात है, 15 साल के आसपास हिमाचल में परिवर्तन की बात इस तरह चल रही थी जब राजा वीरभद्र सिंह चुने गए थे। तो मैं निचली हिमाचल में गुजरा, जो कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है, उधर धर्मशाला से लेके इधर अपने बिलासपुर तक। तो जहां भी जाता है लोग मेरे से पहले पूछते हैं, अरे आप कौन है, आप क्या सर्वे वाले हैं? नहीं जी मैं सर्वे का नहीं हूँ। अच्छा आप क्या काम करते हैं? जी मैं पत्रकार हूँ। अच्छा कौन से चैनल के लिए काम करते हैं? जी मैं चैनल में नहीं हूँ। तो इस तरह से लोग आपको अपनी बातों में उलझाने शुरू कर देते हैं, बतौर इसके कि आप कोई बात, हम किसी से सीधे सीधे तो कभी नहीं पूछते कि आप किसको वोट कर रहे हैं। हम तो पूछते हैं भाई हालात क्या है, मुद्दे क्या है, इशू क्या है, आपका रुझान किस तरफ दिखता है, कोशिश करते हैं पता करने की। अंत में लोग यहाँ तक कहते हैं, अरे आप तो पत्रकार हैं, आप तो घूम रहे हैं, आपको तो सब पता है, आप हमें बताइए यहाँ क्या होने वाला है। तो इसका मैंने यही निष्कर्ष निकाला कि जनता अपनी विवेक बहुत दिखाती है, और लेकिन वो मुझे या आपको ऐसे स्पष्ट रूप से बताती नहीं है। तो ये एक बड़ा समस्या, जिसे कहते हैं, मैं एक पॉलिटिकल, जैसे मैं करीब 20-25 में चुनाव कवर कर चुका हूँ नेशनल और स्टेट लेवल में। बहुत कम जगह आजकल पिछले 10-15 साल से ज्यादा हो गया कि आपको स्पष्ट तो अंदाजा लग सकता है। इस समय जितने सारे मैंने लेख पढ़े, थोड़े बहुत लोगों से बात की, कांटा मुकाबला जो है कांटे का है कई सीटों पे, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। और तो ये समीकरण कैसे बैठेगा आगे जाकर, क्योंकि कई सीटें तो बहुत कम मार्जिन में डिसाइड होंगी, ऐसा लोग मानते हैं। कोई अगर वेव है तो मैं नहीं कह सकता कि मैंने देखा है। बिल्कुल आपने सही कहा, और ये तो अब 13 मई ही बताएगी कि अल्टीमेटली पलड़ा किस ओर झुकता है और कौन सरकार बनाता है। हाँ, बातें बहुत सारी हैं, पर हाँ, कांग्रेस के पास 2 बेहतरीन लीडर हैं इस समय, सिद्धा और शिव कुमार, और मल्लिकार्जुन खड़गे भी काफी वजनदार नेता हैं। उनका तो होम स्टेट है, उनका होम उनका स्टेट, तो गृह राज्य है। बिल्कुल बिल्कुल। और बीजेपी सिर्फ करप्शन और अपने अंदरूनी झगड़ों से जूझ रही है इस समय, और कहीं ना कहीं उस लड़ाई की वजह से हो सकता है उनको नुकसान भी पहुंचे, हो सकता है ना भी पहुंचे। जैसे कि प्रसाद जी ने कहा कि मोदी जी की हवा चलेगी तो कुछ हो जाएगा। हालांकि विधानसभा के चुनाव में मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं रहा, ये भी हमें सबको पता है।
और ये रिसेंटली अभी 3 जो विधानसभा के चुनाव हुए नॉर्थ ईस्ट में, वहां भी हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने त्रिपुरा में अपनी सीटें भी गंवाई हैं और वोट शेयर भी गंवाया है, जबकि मेघालय और क्या कहते हैं कि नागालैंड में कुछ उनकी दूसरी प्रगति नहीं हुई, जहां थे वो वहीं के वहीं हैं। समय बताएगा क्या होता है, लेकिन प्रसाद जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला, हमारे साथ जुड़े और महत्वपूर्ण जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और दर्शक मित्रों धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।